हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है जिसमें हम यूपी लेखपाल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अभी करना बाकी है। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में हम ओनली ग्रामीण परिवेश को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण परिवेश डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं कर लेता हूँ अपने आप को थोड़ा सा हाइड और बीच बीच में मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। कहाँ प्रोवाइड कराना है मैं आगे आपको बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ अपने आप को हाइड। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। ग्राम शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। देखिए, आपको पता होगा कि हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उन सभी को डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पास समय है बहुत कम और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके सामने से निकल के जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। समथिंग 80 टू 90 क्वेश्चन हो सकता है, समथिंग 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए, बताएं दोस्तों। जी हाँ, यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 माह के अंदर इसका पुनः निर्वाचन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया। जी हाँ, बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो इसमें बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर जेबी कृपलानी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे कि बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि इन्होंने 3 स्तर बताए थे। ठीक है, 3 स्तर बताए थे और सभी स्तरों को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो उससे क्या होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। किस में आरक्षित हैं यह आपको बताना है। लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर मंत्रिमंडल में। तो जस्ट अभी आपने देखा था कि पंचायती राज संस्थाओं में 33.3% यानी कि 1/3% आरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है, बताएं। BR मेहता, LM सिंघवी, GB के राय, राव या राय,
आचार्य नरेंद्र देव। तो बताएं पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आर मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। तो ध्यान रखेंगे कि यह आपका राज्य सूची का विषय होता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय होता है। आप सभी भी क्वेश्चंस के आंसर को देते रहेगा, क्योंकि आप जब आंसर करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी सजगता बनी रहती है और वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम याद रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, पंचायतों के सदस्य, या फिर ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं उसी से ग्राम सभा का अभिप्राय होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग है, यह एक कैसी संस्था है? विधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे राज्य वित्त आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मीन्स होता है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 243 आई। ठीक है, याद रखना है इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी? बताएं। तो अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता, इसमें कितने शब्द हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए, अशोक और मेहता कितने शब्द हैं? तो 2 शब्द हैं, यानी कि 2 स्तरीय हो जाएगा। बलवंत राय मेहता यानी कि उसमें 3 शब्द हैं, यानी कि 3 स्तरीय। याद रहेगा, ये तो बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये क्वेश्चन तो ऊपर भी आया हुआ था। ठीक है, कौन सा था? तो 73वां संविधान संशोधन मैंने बताया था कि यह आपका पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें ग्रामीण स्तर की बात करते हैं, और जो आपका नगरीय संस्थाओं से संबंधित है वो 74वां संविधान संशोधन हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन भी ध्यान रखना है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? देखिए दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, बट कभी कभी क्या होता है ना कि मन नहीं मानता, डिस्क्राइब करने का मन होता है, ठीक है, तो वो करना ही पड़ जाता है। हालांकि मैं एक एक ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करता हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो, ठीक है, बट आज मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि समथिंग 100 क्वेश्चन आपको कराने की, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है दोस्तों, 1/3। ठीक है, 1/3 यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1993। क्या? 1993। भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में प्रावधान किया गया था। याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? संवैधानिक दर्जा पूछ रहा है नगर पालिकाओं के बारे में। जी हाँ, नगर पालिकाओं के बारे में संवैधानिक दर्जा। तो मैंने क्या बताया? नगर पालिका यानी कि 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, तो ये हो जाएगा, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था? देखिए, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है?
4 स्तरीय। तो आप बलवंत राय मेहता नहीं लगाएंगे। मोस्टली बच्चों को बलवंत राय मेहता के बारे में पता होता है और वो बलवंत राय मेहता को ही लगा देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, GVK राव समिति, GVK राव समिति। अब इसको कैसे करें, देखो GVK राव कितने शब्द हैं, तो 4 शब्द हैं, और 4 शब्द मतलब 4 स्तरीय। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। GVK राव समिति 4 स्तरीय, यानी कि 4 शब्द हैं इस नाम में, तो आप कहेंगे 4 स्तरीय हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है, तो हम बताएं पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है। भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल, राज्य लोक सेवा आयोग। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, तो ध्यान रखना है भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। यानी कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उसका निर्वाचन कौन कराता है, तो आप कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या, 1958। देखिए 2 अक्टूबर 1958 है, ये तो ठीक है। देखिए 5 अगस्त वाला काट दीजिए क्योंकि 2 अक्टूबर था, और 2 अक्टूबर 1959 था, ये आपको ध्यान रखना है। 58 नहीं था, 61 नहीं था, क्या था, 59। 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जहाँ न्यूनतम आयु पूछ रहा है तो आप कहीं 21 वर्ष। चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 21 वर्ष होने चाहिए। और अगर आप ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए आयु पूछा जाए तो आप कहेंगे 18 वर्ष, ठीक है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है। पंचायतों का कार्यकाल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो बताइए पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष होता है, ये सभी आप जानते हैं, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जी हाँ बताएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1949, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1950 या 2 अक्टूबर 1952। तो आप कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। जी, तो ये बहुत ईजी है, ये कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 40 के तहत। और अनुच्छेद 40 को किसने संविधान में रखने की बात की थी, तो आप कहेंगे गांधी जी। यानी कि गांधी जी का सपना था कि पंचायतों को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पूछा जा रहा है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जी हाँ, अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया। कहाँ पूछा जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। वहाँ जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया है, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखना है 79वां, 81वां, 83वां या 85वां। तो आप कहें 83वां संविधान संशोधन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 83वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं।
यहाँ बताएं। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इसको भी आज ही आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय। कितने? 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है, 29 विषय दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो योजना आयोग की सिफारिश पर GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति क्या है? तो वही 4 स्तरीय वाली, ठीक है, याद रखना है। तो योजना आयोग की सिफारिश पर GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे कब किया गया? ये हो जाएगा आपका 1982, 1985, 1983, 1991। तो 1985 में किया गया GV.K. राव समिति का गठन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी देर नहीं लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। आप सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा, ये तो 100% आना ही आना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? जी हाँ बताएं, किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243H, 243T, 243W या फिर 243I। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो आप कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243T। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जितने भी आपके उपबंध आते हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? नगर निगम पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता, मद्रास, बेंगलुरु, मुंबई। तो बहुत सारे लोग बेंगलुरु नहीं लगाएंगे, मुंबई नहीं लगाएंगे, बट कोलकाता लगा देंगे, मुझे पता है, बट कोलकाता नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मद्रास, ठीक है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं फिनिश। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम 1 बाय 1 करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो फिनिश हो गया, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो सारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट ये आपका अगला चैप्टर है। और इसका बताएं, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? जी हम बताएं। तो आप सभी लोग जानते हैं रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं। और उससे पहले मैं इस नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट को देखने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल पूछा जा रहा है, कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं दोस्तों? गेहूं, चना, मटर या तरबूज, कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो तरबूज कब से आपकी रबी की फसल होने लगी? तरबूज रबी की फसल होती है? नहीं दोस्तों, ये रबी की फसल नहीं होती, ये जायद की फसल होती है। बाकी आपका गेहूं, मटर, चना ये सभी आपका रबी की फसल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? इट्स एन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। जी हाँ, तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पंतनगर के बारे में पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना है 1960 में। कब? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी और यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये उस समय में उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन आज ये उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? तो राइट आंसर है आपका 1960। पंतनगर की स्थापना 1960 में की गई थी। हरित क्रांति नाम किसने दिया? हरित क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड या फिर इनमें से कोई नहीं।
हरित क्रांति नाम किसने दिया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है एम.एस. स्वामीनाथन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। याद रखना है एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता भारत में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है नाम किसने दिया। नाम दिया था विलियम गॉड के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और इन्हीं सभी ऐसी आपकी कोई भी गलती ना हो, इसीलिए तो मैं आपको फटाफट सेशन करा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी, ठीक है। जी हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। देखिए, आपसे अगर श्रेय पूछा जाए कि श्रेय किसे जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर स्वामीनाथन। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का नाम किसने दिया, तो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। देखिए, अभी 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे कि नाम किसने दिया, तो आप कहेंगे किसने, विलियम गॉड ने नाम दिया था। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किससे जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और अगर पूछा जाए कि विश्व स्तर पर इसका श्रेय किसे जाता है, तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। बर्गीज कुरियन कौन है, श्वेत क्रांति के जन्मदाता हैं, ठीक है, श्वेत क्रांति के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बताएं। रूस, सिमिट मैक्सिको, कनाडा या श्रीलंका, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सिमिट यानी कि मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान सिमिट मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, गेहूं, दूध, तिलहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताएं। तो ऑपरेशन फ्लड, जी हाँ बताएं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये नहीं होंगे क्योंकि ये हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वर्ल्ड लेवल पर। एम.एस. स्वामीनाथन ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। तो वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण का समय क्या है। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण का समय आपसे पूछा जा रहा है कि इसका तीसरा चरण कब शुरू किया गया था। तो आप कहेंगे 1985 से 95, 1985 से 95 का समय जो है वो ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में राज्य कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये गलती आपको नहीं करना है। हरियाणा में दुग्ध उत्पादन की मात्रा ज़्यादा है। कैसे, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि उसका एरिया छोटा है तो बहुत ज़्यादा दुग्ध उत्पादन नहीं कर सकता। हालांकि दूध घाट की नगरी कहा जाता है, लेकिन दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, जहां आप गलती कर सकते हैं मैं तुरंत आपको बता रहा हूं कि आप गलती कहां कर सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी आपसे पूछा जाता है। अरे देखिए, अगर मान लीजिए, हालांकि मैं आशा करूंगा कि आप सभी की जॉब लग जाए, लेकिन सपोज़ आपकी अगर जॉब लगी नहीं भी लग पाती है, सपोज़ आपकी जॉब अगर नहीं भी लग पाती है, आपकी नहीं मतलब किसी पर्सन की अगर जॉब नहीं भी लग पाती है, तो उसके घर वाले क्या होता है, अरे तुझसे मना किसने किया, अरे डेयरी करना, कुछ नहीं है करने को तो डेयरी करना। करना मीन्स करनाल, हरियाणा, करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। किससे, तो तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया, तो 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आलू उत्पादन किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति से नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोल क्रांति से संबंधित होता है। क्या दोस्तों, गोल क्रांति से संबंधित हो जाएगा आपका आलू उत्पादन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान, देखिए आलू की अगर हम बात करें तो जब हम शिमला मिर्च बनाते हैं तो आलू डालकर बनाते हैं, यानी कि आलू और शिमला का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, यानी कि शिमला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है, कुफरी चंद्रमुखी, जी हाँ बताएं, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। कुफरी चंद्रमुखी ये आपकी आलू की फसल है, किसकी? आलू की फसल है। और यहाँ से किस्म से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक क्या 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप उठाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर को, तो आप कहेंगे सर वाकई में आप सही कह रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या बाजरा उत्पादन? जी हम बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मछली उत्पादन से संबंधित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? गुलाबी क्रांति के जनक पूछा जा रहा है, ठीक है। जी हम बताएं गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित होता है। और इसके जनक कौन है? तो आप कहेंगे दुर्गेश पटेल जी। दुर्गेश पटेल जी ये आपके गुलाबी क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कृष्ण क्रांति का संबंध है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन, केरोसिन उत्पादन, एल्कोहल उत्पादन, किससे? कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति की अगर हम बात करें तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित हो जाता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये धूसर लिखा है, ठीक है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका उर्वरक से संबंधित होता है। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति आपसे पूछा जा रहा है, तो रजत क्रांति आपका तिलहन उत्पादन, मक्का उत्पादन या इनमें से कोई नहीं, तो अंडे से संबंधित होता है, ठीक है। रजत क्रांति आपका अंडे उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत अंडों के उत्पादन में किस स्थान पर है? जी हम बताएं अंडों के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी, मृदा से, सिंचाई या इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सुनहरी क्रांति, तो आप कहेंगे बागवानी। बागवानी से संबंधित है सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? रजत, पीली क्रांति, इंद्रधनुष या धूसर क्रांति? सदाबहार की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका इंद्रधनुषी क्रांति। देखिए दोस्तों अभी क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए हैं, लेकिन आप वीडियो को एक बार लाइक तो कर दीजिएगा यार। देखिए कितनी देर हो गई, मैं आपसे कितनी देर से आपको करा रहा हूँ, बट अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं देखिए कितना स्पीड से आपको करा रहा हूँ, कुछ वर्ड भी मेरे मुंह से हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मिस हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कराऊँ, आपका टाइम एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? युग्म पैदावार का आशय आपसे पूछ रहा है एक फसल वर्ष में एक फसल उगाना, एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। तो हाँ, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर कि एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना, यही आपका कृषि युग्म पैदावार होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? जी हम बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बाह्य फसली कृषि या अंतः फसली कृषि। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा अंतः फसली कृषि, अंतः फसली कृषि। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? ऊर्जा संसाधन, जीविकोपार्जन का साधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है भारत में कृषि के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था, ये आपको बताना है। तो गेहूं और चावल पर पड़ा था। किस पे? गेहूं और चावल पर इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो बहुत ही स्पीड से मैं आपको करा रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े आपसे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया है तो कर दीजिएगा। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ा था? तो आप कहेंगे कहाँ?
पंजाब। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव था वो आपका पंजाब में पड़ा था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, गोल्ड क्रांति आलू, रजत क्रांति की अगर हम बात करें तो अंडा उत्पादन, धूसर क्रांति ये आपका किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन से। और आप कहेंगे इंद्रधनुषी क्रांति ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसमें सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नगदी फसल कौन सा नहीं है? कौन सी आपकी नगदी फसल नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो तंबाकू, कपास, गन्ना ये सभी हैं, लेकिन गेहूँ आपका ये नगदी फसल नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति कौन सी है? जी हाँ बताएं, गेहूं, चना, धान या मटर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम क्या है? ये मुझे लगता है ये गलत हो गया है। ठीक है, ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, ये आपका गलत हो गया यहाँ पे। जी हाँ, ये गलत है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप कट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? कपास, सरसों, जौ, मटर? कपास, सरसों, जौ, मटर, इसमें से बताना है कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। सफ़ेद सोना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कपास। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फसली वर्ष कब से शुरू होता है? भारत में फसली वर्ष कब से शुरू होता है? बताएं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त से 31 जुलाई तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 जुलाई से 30 जून तक, यही आपका भारत में फसली वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। एकल संचयन किसे कहते हैं? एकल संचयन किसे कहते हैं? एक वर्ष में कोई फसल ना करना, एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना, तो एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसल करना। देखिए, एकल लिखा ना, इसका मतलब क्या है? एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना, एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना, यही आपका एकल संचयन हो जाता है। ठीक है जी हाँ, तो दोस्तों ये लास्ट है आपका, क्योंकि इससे आगे कोई भी आपका नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि समथिंग हमने कितने 30 + 40 यानी कि 70 क्वेश्चंस। तो आज हमने 70 क्वेश्चंस के, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है, आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।